गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए, लास्ट क्लास हमने प्रेशर का इंट्रोडक्शन करा दिया था। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये प्रेशर क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। कहाँ गया? ओके। यस, राइट। अब पूरा विजिबल होगा, सही है। देखिए, सो हमने सीखा था प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट। हमने कहा था ये सिंबल किसका है? पर यूनिट का मतलब है डिवाइड करना, ठीक है। तो जब भी हम डिवाइड का सिंबल अब बात करते हैं तो छोटे बच्चे तो है नहीं कि हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। हाँ, जब छोटे थे तो ये भी यूज करते थे, ये सही भी है। बट जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमें अपनी आदतें भी बदलनी होंगी। तो अब हम डिवाइड की जगह पे कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ये। और इस सिंबल को हम पर यूनिट भी बोलते हैं। फ्रैक्शन का सिंबल है ये, इसको हम पर यूनिट भी बोलते हैं। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रेशर और फोर्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है? हाँ, वेरी गुड। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। और जब दोनों टॉप पे हों हम उसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है? प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे, यानी कि इसको बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या फिर अगर आप प्रेशर को घटाएंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक चीज़। दूसरी, क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर फोर्स बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ेगा? बिल्कुल बोल सकते हैं। सिंपल है ना। जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का एक्चुअल मीनिंग। क्लियर है? चलिए, दूसरा रिलेशन क्या था हमारा? प्रेशर और एरिया के बीच। आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। प्रेशर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हाँ, हमने यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों बोला? क्योंकि देखिए प्रेशर तो टॉप पे है बट एरिया बॉटम साइड में बिलोंग करता है। यानी कि प्रेशर क्या हमारा न्यूमरेटर है और एरिया क्या हमारा डिनोमिनेटर है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप एरिया बढ़ाएंगे, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द एरिया, प्रेशर विल, यस वेरी गुड, दैट विल डिक्रीज। हाँ, नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखिए। जब आप इसको बढ़ाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जैसे जैसे आप इस A की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे P की वैल्यू लगातार क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। जबकि अगर आप A की वैल्यू को कम करते जाएं, हाँ, तो देखिए क्या होगा? P की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। बात कुछ समझ में आई आपको? चलिए, उसके बाद हमने कुछ यूनिट्स वगैरह पढ़े थे, अभी हम उस पर भी आएंगे। उससे पहले कुछ काम की चीज़ें। आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कुछ सारे टर्म्स दिए थे। जैसे पहला टर्म क्या था? आई थिंक नाइफ का था क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। ब्लेड था शायद। चलिए, मान लीजिए मेरे पास दो ब्लेड है। एक है शार्प ब्लेड, दूसरा है हमारा ब्लंट ब्लेड। अब दोनों में डिफरेंस क्या? बहुत सिंपल सा है। जब आप शार्प ब्लेड को देखेंगे ना, बिल्कुल थिन होता है। क्या होता है? बिल्कुल थिन, पतला होता है। जबकि ब्लंट ब्लेड क्या होता है? थोड़ा सा थिक होता है। ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा थिक होता है। आप हमें ये बताइए, एक चीज़ है जो कि काफ़ी थिन है और दूसरी चीज़ है जो कि थिक है। दोनों में से एरिया किसकी ज़्यादा होगी? हाँ, अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप याद रखेंगे, जो चीज़ें थिक होती है, थिक होने का मतलब उसकी ब्रेथ क्या होगी? ज़्यादा। और अगर किसी चीज़ की ब्रेथ ज़्यादा है तो उसकी एरिया भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आपको इतना सारा नहीं याद रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ थिक है, थिक
यानी कि वो ज़्यादा जगह घेर रहा होगा। अगर वो ज़्यादा जगह घेरता है यानी कि उसकी एरिया क्या है, ज़्यादा। याद रख सकते हैं। अब हमें ये बताइए, थिक और थीन यानी कि शार्प और ब्लंट में किसका एरिया ज़्यादा? हाँ, वेरी गुड, ब्लंट वाले की एरिया ज़्यादा। अगर इसकी एरिया ज़्यादा है तो बता सकते हैं इसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा या कम? हाँ, प्रेशर क्या हो जाएगा इसका, क्या हो गया, प्रेशर विल बी डिक्रीज यानी कि लेस, प्रेशर कम होगा। यही रीजन है जब आप शार्प ब्लेड से कुछ काटते हैं तो वो तुरंत कट जाता है। क्यों? क्योंकि शार्प ब्लेड का मतलब उसकी एरिया कम, एरिया कम इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि एरिया और प्रेशर दूसरे की इन्वर्सली रिलेटेड है। जैसे जैसे एरिया कम होगी प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता जाता है। और यही रीजन है, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, कि जो शार्प चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल थिन बनाई जाती हैं और वो आसानी से चीज़ों को काट देती है। एक चीज़ ब्लेड के साथ भी यही केस था, नाइफ के साथ भी यही केस होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, कुछ और चीज़ों की। क्या था उसमें थर्ड ऑप्शन? हाँ, बता ना, मैट्रेस वाला, बेड वाला। चलिए, आज लग रहा है फिर से बेड बनाना पड़ेगा, कोई नहीं। लोग हंस रहे होंगे, सर ये बेड है, ऐसा बेड थोड़ी होता है। कोई नहीं, काम तो चला सकते हैं। अब देखिए, जब इस पे कोई एक लोग लेटे हुए थे, ठीक है, तो उसमें कहा था जब हम लेटे होते हैं तो ये जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है यानी कि जो ये नीचे की तरफ धंसा हुआ होता है वो अमाउंट कम होता है। जबकि अगर ये खड़ा हो जाए, मान लीजिए अब इसको हम यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, तो उस केस में ये चीज़ इतना ज़्यादा डेप्थ बनाता है, इतना नहीं, इतना ज़्यादा वो अंदर चला जाता है। ऐसा क्यों हुआ था? अब आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों में डिफरेंस कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिखा? अच्छा देखिए, जब ये लेटा हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जगह कवर कर रहा है, राइट। जब ये खड़ा है तो कितना जगह कवर कर रहा है? बस इतना सारा। आप बताइए, हम यहाँ पे दो केस बना लेते हैं। पहला, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग एंड सेकेंड एट द टाइम ऑफ स्टैंडिंग। देखिए, जब वो सो रहा है तब जो एरिया ऑक्युपाई किया है और जब खड़ा है तब एरिया ऑक्युपाई किया है, दोनों में किस केस में एरिया ज़्यादा है? हाँ, जब ये सो रहा था तब एरिया क्या थी? ज़्यादा थी। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग एरिया वाज मैक्सिमम, या आप क्या कह सकते हैं, मोर। लेकिन जब वो खड़ा हुआ तब क्या हो गया? एरिया वाज मिनिमम, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, लेस लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बात यहाँ तक समझ में आ रही है? अब देखिए, हमें पता है कि प्रेशर और एरिया क्या है, एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एरिया अगर यहाँ ज़्यादा है तो बताइए प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर विल बी लेस। हाँ, बिल्कुल अपोजिट, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम। यहाँ बताइए एरिया कम है, प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब देखिए, जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो गड्ढा ज़्यादा बनेगा कि कम? ज़्यादा बनेगा ना। तो बस देख लीजिए, जब ये खड़ा हुआ था तब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, और यही रीजन है, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। हियर यू विल गेट मैक्सिमम डिप। यहाँ ज़्यादा डिप सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा हो गया, और प्रेशर ज़्यादा हो गया इसलिए यहाँ पे जो डिप बन रहा था गड्ढा वो ज़्यादा बन गया, और यहाँ पे जो गड्ढा बना वो कम बना। बात क्लियर है? अभी समझ में आया? चलिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें और आपसे डिस्कस कर लेते हैं। बैग, बैग तो बिल्कुल बनाने नहीं आता मुझे, क्या करें। चलिए, कुछ ऐसे लीपा पोती कर लेते हैं। हाँ, लग तो रहा है काम हो जाएगा, ठीक, लेकिन इसमें जो एक्चुअल काम का है मेरे वो तो है ही नहीं। कलर चेंज कर ले। हाँ, थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा बट कोई नहीं, आप समझ सकते हैं।
ये मान लीजिए मेरे ओल्ड एज का ज़माना है, ओल्ड एज मतलब काफ़ी साल पहले ऐसे बैग आते थे, उसमें 2 ऐसे लगे होते थे, वो लगा के बंद करते थे, ठीक है। अब जो बैग आ रहे हैं वो स्टाइलिश सी बैग आ रहे हैं ना, हाँ, इसमें ढेर सारे चैन भी लगा देंगे, ढेर सारा डिजाइन बना देते हैं। ये रह गया ऊपर वाला चैन, ठीक है, अच्छा लग रहा है बैग। चलिए इसके भी स्ट्रिप्स बना ले। चलिए ये बन गया एक स्ट्रिप, और ये बन रही है दूसरी स्ट्रिप, अभी बनी नहीं है, दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ अभी बन रहा है ना, अंडर मैन्युफैक्चरिंग। आज हम आपको बताएंगे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हाँ मैक्सिमम लोग आपको बताते हैं ना कि पढ़ के क्या होगा, कुछ खास नया थोड़ी है। जब आप पढ़ लेंगे, कंपनी में काम करेंगे, तो इन सब चीज़ों का कहाँ यूज होता है, जो पढ़ते हैं उससे कहीं यूज नहीं है। यूज है, बस हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। आइए समझाते हैं क्या यूज है। ये देखिए हमारे पुराने ज़माने का बैग था, और ये है हमारे नए ज़माने का बैग। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ गई होगी कि पुराने ज़माने के बैग और नए ज़माने के बैग में क्या अंतर है। हाँ डिज़ाइन का, अरे नहीं वो तो सबको समझ में आता है, कुछ नया सोचिए। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये स्ट्रिप लगी हुई है, जो पुराने ज़माने वाली की है, ये क्या है, थिन है। क्या है, थिन, यानी कि जो पहले की पट्टियाँ होती थी बैग की, वो बिल्कुल पतली सी होती थी। मतलब वो अगर हम बनाना चाहें तो ये ज़्यादा मोटा हो गया, खैर कुछ इतनी थिक होती थी बस। लेकिन अब जो आप बैग लेके आते हैं, मैक्सिमम बैग्स जब आप देखेंगे तो उसकी जो पट्टी होती है जिसको हम कंधे से लगाते हैं, दैट इज दिस मच थिकर। याद आया कुछ ऐसा होता है? हाँ ऐसा बिल्कुल होता है। अब सोचिए दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। समझिए एरिया, दिस इज थिन एंड दिस इज थिक। अब देखिए अगर ये थिक है तो इसकी एरिया ज़्यादा या कम, ज़्यादा। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ये थिन था यानी कि एरिया क्या थी इसकी, कम थी, और एरिया कम थी इसका मतलब प्रेशर क्या था इसका, ज़्यादा। अब बताइए अगर मैं इसमें आपको 10 kg का वेट रख के दे दूँ चलने के लिए, और इसमें भी दे दूँ 10 kg का वेट, तो किस केस में प्रेशर ज़्यादा लगेगा आपके ऊपर? ऊपर वाले केस में अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो आप आसानी से चल पाएंगे या फिर मुश्किल हो जाएगी? हाँ मुश्किल हो जाएगी ना। इसका मतलब जो पुराने ज़माने के बैग थे उसमें हैवी लोड को ले जाने के लिए बहुत ही मुश्किलें होती थी। देयर वाज लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज या लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन अब वो काम थोड़ा आसान हो गया। कर लिया था हमने साइंस यूज। पहले ये बैग बनते थे, फिर लोगों ने साइंस पढ़ा, प्रेशर का यूज पढ़ा, प्रेशर को उन्होंने अच्छे से समझा, फिर क्या किए उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कहा अब जिस कंपनी में हम काम करेंगे वहाँ पे ऐसी बैग बनाई जाएंगी। फिर लोगों ने जब उसको यूज करना स्टार्ट किया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ अंतर है, ये ज़्यादा हमें रिलैक्स फील कराता है, तो उन्होंने ये बैग खरीदना बंद कर दिया और ये बैग खरीदना शुरू कर दिया। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप बैग खरीदने जाएँ स्ट्रिप्स का ज़रूर ध्यान रखें। स्ट्रिप्स जितना ज़्यादा थिकर होगा आपके लिए उस चीज़ को उठाना उतना ही रिलैक्सेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि थिकर होने के साथ साथ उसकी एरिया बढ़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए अगर समझ में आ रहा है तो अब कुछ आपसे एक आध सवाल आपसे भी पूछ लिया जाए। ये हमारी एक गाड़ी है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा है स्कूल बस। मान सकते हैं ना, मानने में क्या दिक्कत है। चलिए और एक गाड़ी बनाते हैं। अब हम बनाते हैं छोटा सा
चक्का तो लगाना ही भूल गए। ये हमारी कार, ठीक है। अब हम बनाते हैं आपके लिए हार्वेस्टर। हार्वेस्टर बन पाएगा हमसे? खैर हार्वेस्टर तो नहीं बना पाएंगे, ट्रैक्टर बना देते हैं आपको। ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे लगा देते हैं सीट। काम की चीज़ जो है वो ये है, ये बड़े बड़े व्हील्स। अब इधर बैठ के चलाने वाला अपना चला रहा होगा, ठीक है। अब देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। हाँ, तीनों के व्हील में डिफरेंस आपको दिखेगा। साइज में तो सबको दिख रहा है, व्हील में अब ध्यान से देखिए। इसकी व्हील की साइज इससे बड़ी है, इसकी उससे भी बड़ी है और इसकी सबसे कम है। ऐसा क्यों किया जाता है? छोटी गाड़ियों की व्हील्स छोटी रखी जाती है, बड़ी गाड़ियों की व्हील्स बड़ी रखी जाती हैं। ट्रक वगैरह में आपने देखा होगा एक साथ 3-3, 2-2 टायर्स को एक साथ लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? हाँ, अब आप सोचना स्टार्ट किए, एरिया बढ़ाने के लिए। देखिए जब ये ट्रक होती है तो ट्रक ज़्यादा हैवी होगी, या हार्वेस्टर आपने देखा होगा तो वो ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा हैवी होता है, तो उसके जो टायर्स होते हैं एकदम ये बड़े बड़े टायर्स बनाए जाते हैं। यानी कि ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि इसकी एरिया क्या कर सके, वो बढ़ा सके। अब एरिया बढ़ाने से क्या मतलब होगा? एरिया बढ़ाने से प्रेशर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और इसी वजह से रोड आपकी ख़राब नहीं होगी। अगर आपने यही पतली वाली लगा दिए तो रोड आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा लगेगा कि रोड उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, या फिर हो सकता है टायर ही आपका बर्स्ट कर जाए, फट जाए। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े और इतने बड़े बड़े टायर्स क्यों लगाए जाते हैं? ताकि एरिया बढ़ा सके, और अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? अभी कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, अब होना भी नहीं चाहिए। और कुछ डिस्कस करने से पहले हाँ, यूनिट की एक बार फिर से बात कर ले। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। बताइए, फोर्स को किस में मेजर करते हैं हम? न्यूटन में। न्यूटन कौन थे? ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। एरिया किस में मेजर करते हैं हम? मीटर स्क्वायर। कल हमने आपको सिखाया था, अगर हम इस मीटर स्क्वायर यानी पावर वाले टर्म को नीचे से ऊपर लेके जाएं तो क्या बन जाएगा? हाँ, -2 बन जाएगा। याद है आप? ठीक है। और हमने कहा था ये है हमारा प्रेशर का यूनिट, एक्चुअल यूनिट यही है। लेकिन आप रुक जाइए, ये यूनिट हम यूज नहीं करते, है तो सेम चीज़, बट हम इसको ऐसे ना बोल के हम एक नए साइंटिस्ट जो कि सारे कॉन्सेप्ट को बताएं, हमारे लिए इतना काम किए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम दूसरा टर्म यूज करते हैं, दैट इज पास्कल। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल P स्मॉल a, पास्कल। बात समझ में आ रही है? कैपिटल P स्मॉल a। पास्कल कौन थे? यस, ही वाज द साइंटिस्ट हु हैज गिवन द थ्योरी अबाउट द प्रेशर। यहाँ तक हो गया। अब आपको थोड़ा सा एक नया टर्म है, फोर्स। नया क्या, आपको पहले से ही पता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन हम सिखाते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी आपके माइंड में आ जाएगा एक्सेलरेशन क्या है। लोड ना लें, एक्सेलरेशन आपको क्लास 9th के आई थिंक फर्स्ट चैप्टर के में ही मिल जाएगा, वहाँ पे काफ़ी डिटेल्स से पढ़ाया जाता है। बस हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं, एक्सेलरेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। आपने देखा जब हम एक्सेलरेटर, हाँ बाइक में, कार में एक्सेलरेटर होता है, जब उसको दबाते हैं तो हमारी जो बाइक या कार जो भी चला रहे होते हैं हम, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहती है। हाँ, यानी कि स्पीड में जो लगातार चेंज आती है टाइम के साथ, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब ये दो टाइप का हो सकता है। जब हमारी स्पीड बढ़ रही होती है हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, और जब हमारी स्पीड घट रही होती है उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेशन। हाँ, ये दोनों अपोजिट हो गए ना। एक्सेलरेशन में क्या होगी? स्पीड लगातार बढ़ती रहती है, और रिटार्डेशन में स्पीड क्या होती है? घटती रहती है। आपको लिखना नहीं है, बस आप सुन लीजिए, आपको समझिए। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि कितने टाइम में कितना स्पीड चेंज हो गया। यानी कि मान लीजिए मैंने बाइक स्टार्ट की, ठीक है, तो उस टाइम पे स्पीड क्या थी? 0। जब मैंने स्टार्ट की तब चल थोड़ी रही थी, 0 थी। अब मैंने एक्सेलरेटर दबाया, क्या मुझे तुरंत
मेरी हाई स्पीड मिल जाती है? नहीं मिलती ना। मेरी स्पीड बढ़ती रहती है लेकिन मुझे उसके लिए लगातार टाइम लगता है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, कई बार मिनट्स भी लग जाते हैं। तो ये जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को जितना स्पीड चेंज हो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन। तो आपको कैलकुलेट वगैरह कुछ नहीं करना यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन जी से दिया जाएगा। एक्चुअली एक्सेलरेशन कई टाइप्स के होते हैं। ये जो ग्रेविटी की वजह से लगती है, यानी जो अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन लगता है, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम इसको कितना लेके चलते हैं? 10 क्यों लेते हैं? याद आया? हाँ, 10 इसलिए लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे। तो आप 9.8 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं और 10 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, खैर एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत सारी आती है, अलग अलग तरीके हैं, हम आपको उतना नहीं बता सकते क्योंकि वो 9th का सिलेबस है। लेकिन हाँ, आप इतना जानते रहिए कि फोर्स कैसे निकालते हैं हम? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा, बस जो मास उससे मल्टीप्लाई करिए, फोर्स मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ मास इज 15 किलोग्राम एंड acceleration g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द फोर्स। फाइंड फोर्स, तो आप क्या लिखेंगे? फोर्स इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे सॉल्यूशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पूरा लिख लेंगे। मास की वैल्यू कितनी दी गई है? 15 किलोग्राम। ध्यान रहे ये मास हमेशा आप किस में रखेंगे? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन कितना दिया आपको? 10 दिया है तो 10 रख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 150। ध्यान से देखिए आपने क्या निकाला है? फोर्स ना। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये आ गया आपका फोर्स। कर सकते हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए। मास इज, ले लीजिए 20 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द फोर्स। बताइए फोर्स कितना आएगा? फटाफट करिए। हो गया? कर लिया आपने? कितना आया? यस, दैट इज 200 न्यूटन। यूनिट्स का एकदम ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। आइए नेक्स्ट है, इफ मास इज 5000 ग्राम एंड एक्सेलरेशन ए इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द फोर्स। चलिए फटाफट बताइए। वीडियो पॉज करिए, फटाफट करिए। हो गया? ट्राई करें। आंसर कितना आया? 50,000 न्यूटन, राइट? हाँ, तो जितने लोग का 50,000 न्यूटन आया है सबका गलत है। हाँ, क्या गड़बड़ हो गया? आपने यूनिट्स का ध्यान नहीं दिया। अभी हमने कहा था मास आप किस में लेते हैं? किलोग्राम में। ये मास किस में दिया था आपको? ग्राम में। तो पहले आप इसको क्या बनाएंगे? किलोग्राम। ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए क्या करना होता है? डिवाइड बाई 1000। तो 5000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, ये कितना बन गया? 5 किलोग्राम। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ACCELERATION, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। ठीक है? तो बताइए मास कितना देंगे? मास कितना ले? 5000 या 5? हमें मास अपने किलोग्राम में रखना होता है, ना कि ग्राम में। तो हम यहाँ लिखेंगे 5, एक्सेलरेशन हमें पता है 10, और हमारा आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। तो ऐसे कई बार आपसे गेम हो सकता है, यानी कि आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। जहाँ पे भी आपको मास ग्राम में मिल गया, पहले आप उसको किलोग्राम बनाइए और फिर उसका फोर्स कैलकुलेट करिए। कर सकते हैं? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए पहले एक बार वीडियो लेंथ देख ले कितनी बनी। ओह नो, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।